दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम आपको तेनाली रामा की नई मजेदार कहानी सुनाएंगे। वीडियो को पूरा अवश्य देखें। एक 5 गधों वाला सौदागर तेनाली रामा और मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी। एक बार महाराज कृष्णदेव राय और तेनाली राम साथ साथ पड़ोसी राज्य के एक शहर सौरभ नगर भ्रमण करने के लिए गए। दोनों सौदागर के वेश में थे। उन दिनों यह आम प्रचलन था कि राजा महाराजा जीवन और जगत में हो रहे परिवर्तनों को जानने के लिए समय समय पर ऐसे ही वेश बदलकर घूमने के लिए निकल जाया करते थे। सौरभ नगर में ये दोनों एक धर्मशाला में ठहरे। इस धर्मशाला में और बहुत से सौदागर ठहरे हुए थे। महाराज उत्सुकता से उन सौदागरों को अपने कमरे से निहार रहे थे। तेनाली राम ने उन्हें इस तरह उत्सुक देखा तो पूछा, क्या बात है महाराज, इस तरह आप हर आने जाने वालों को क्यों देख रहे हैं? यह तो धर्मशाला है। यहाँ इसी तरह लोग आते जाते रहेंगे। इनमें कोई अच्छा सौदागर होगा तो कोई बुरा। कोई बेशकीमती चीजें बेचने वाला होगा तो कोई बात बेचकर पैसे कमाता होगा। महाराज कृष्णदेव राय ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं तेनालीराम, मैं हर आने जाने वाले को नहीं देख रहा। मैं तो सामने के कमरे में ठहरे उस अजीबोगरीब परिधान वाले सौदागर को देख रहा है, जो अपने साथ 5 गधों को भी अपने कमरे में रखे हुए है और उन्हें प्यार से सहला रहा है। मैंने अब से पहले कमरे में पालतू कुत्ते, बिल्लियां, खरगोश, तोते, कबूतर आदि तो देखे थे, मगर किसी को अपने कमरे में गधा रखते नहीं देखा था। इस कारण ही मुझे उत्सुकता हो रही है कि अपने साथ कमरे में गधों को रखने वाला यह सौदागर कौन है तथा किस चीज के सौदे के लिए यहाँ ठहरा है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है महाराज? हम लोग बाहर निकलेंगे तो यह बात आसानी से पता लग जाएगी। महाराज और तेनालीराम दोनों ही थोड़ी देर के बाद बाजार जाने के लिए अपने अपने कमरों से बाहर निकले। दोनों जब धर्मशाला के मुख्य द्वार के पास पहुंचे तो तेनालीराम ने महाराज से कहा, महाराज, तनिक ठहरिए। महाराज ने तेनालीराम की ओर प्रश्नसूचक दृष्टि से देखा तो तेनालीराम ने कहा, आइए महाराज, धर्मशाला के व्यवस्थापक का कक्ष मुख्य द्वार के पास ही है। जरा चलिए, उस सौदागर के बारे में पता चल जाएगा कि वह कौन है, कहाँ से आया है और किस चीज का सौदा करता है। धर्मशाला के रोजनामचे में ये सूचनाएं गलत भी तो दर्ज हो सकती हैं, जैसे मेरे और तुम्हारे बारे में यह सूचना दर्ज है कि हम दोनों जवाहरातों की खरीद के लिए सौरभ नगर आए हैं। महाराज ने पूछा। जी हाँ महाराज, पर इसकी संभावना बहुत क्षीण है, तेनालीराम ने उत्तर दिया। वह कैसे? महाराज ने पूछा। वह ऐसे महाराज के आसपास, मेरा मतलब है कि सौरभ नगर के आसपास दूसरा राज्य केवल विजयनगर ही है। इस तरह छद्मवेश में किसी दूरस्थ राज्य का राजा यहाँ आए, उसका कारण भी तो होना चाहिए। संप्रति इस तरह का कोई कारण नहीं दिखता। सौरभ नगर की शासन प्रणाली ने मुक्त व्यापार की नीति अपनाई है। इस राज्य का अपना कोई अर्थस्रोत ही नहीं है। पर्यटन के लिए बाहर से जो लोग यहाँ आते हैं, उनसे ही यहाँ का राजस्व चलता है। दूसरे राज्यों से लोग यहाँ आते रहें, इसलिए ही इस राज्य में मुक्त व्यापार प्रणाली अपनाई गई है। यही कारण है कि यहाँ विभिन्न राज्यों के सौदागर बिना किसी रोक-टोक के आते हैं। महाराज ने तेनालीराम की ओर प्रशंसाभीष्टि से देखते हुए सोचा कि तेनालीराम इसीलिए तो महत्वपूर्ण है कि वह हर बात को सूक्ष्मता से समझता है। महाराज तेनालीराम के साथ धर्मशाला के व्यवस्थापक के कक्ष में गए। तेनालीराम ने व्यवस्थापक की ओर देखते हुए पूछा, वह गधे वाला सौदागर कौन? वह जो कंधार से आता है, व्यवस्थापक ने पूछा।
असल में तेनालीराम के पूछने का ढंग ही ऐसा था कि व्यवस्थापक को महसूस हुआ कि उसका उस सौदागर से पूर्व का संबंध है। व्यवस्थापक ने तेनालीराम से कहा, आप सामने के गलियारे से सीधे चले जाएं। अंतिम दाईं तरफ के कमरे में वह मिल जाएगा। इस बार वह क्या लाया है? तेनालीराम की ओर व्यवस्थापक ने आश्चर्य से देखा, फिर कहा, वही 5 गधे। अरे भाई, बात बेचने वाला और क्या लाएगा? तेनालीराम ने जब यह सुना तब महाराज से कहा, चलें, उससे मिल ही लें। असल में व्यवस्थापक की बातें सुनकर तेनालीराम की उत्सुकता उस गधे वाले सौदागर के प्रति बढ़ गई थी। चलते चलते तेनालीराम ने व्यवस्थापक से पूछा, आप उसके गधों को भी कमरे में रहने देते हो? व्यवस्थापक ने हंसते हुए कहा, गधा मत कहो। उसका एक गधा 2 आदमी के बराबर है हमारे लिए। सौदागर एक कमरे में रहता है मगर 11 कमरों का किराया चुकाता है। तेनालीराम की उत्सुकता और बढ़ गई। वह महाराज के साथ सौदागर के कमरे की ओर चल पड़ा। महाराज की भी दिलचस्पी उस सौदागर के प्रति हो आई थी। तेनालीराम ने कंधार वाले सौदागर के कमरे के सामने पहुंचकर द्वार खटखटाया। वैसे कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और सौदागर अपने गधों को सहला रहा था। उसने दरवाजे की तरफ देखा तो 2 सौदागरों को दरवाजे पर खड़ा पाया, किंतु बिना कोई प्रतिक्रिया जताए वह फिर अपने गधों को सहलाने लगा। तेनालीराम और महाराज चकित रह गए कि इस सौदागर ने उन्हें कुछ कहा नहीं। फिर तेनालीराम ने ही पहल की और पूछा, आ जाओ। तुम्हारी मर्जी, सौदागर गधे को सहलाते हुए बोला। उसकी आंखें गधे पर इस तरह टिकी थीं मानो वह गधा न हो, दुनिया की कोई नायाब वस्तु हो। तेनालीराम और महाराज दोनों कमरे में प्रवेश कर गए, लेकिन उसने उन्हें बैठने को नहीं कहा और गधे को उसी तरह सहलाता रहा मानो वह संसार का सबसे महत्वपूर्ण काम कर रहा हो। तेनालीराम और महाराज पास की दीवार के सहारे कमरे में बिछी चटाई पर बैठ गए। सौदागर ने अपने 5 गधों में से 2 गधों को कमरे में लगी 2 खटियों से बांध दिया। उसके 3 गधे खुले रहे। पहली बार सौदागर ने उन दोनों की ओर बहुत प्रेम से देखा, लगभग उसी दृष्टि से जिस दृष्टि से वह अपने गधों को देख रहा था। फिर उन्हें मुस्कुराता हुआ देखता रहा, कुछ बोला नहीं। महाराज ने फिर चुप्पी तोड़ी, सुना, कंधार से आते हो? सौदागर ने उनके प्रश्न पर ध्यान नहीं दिया और महाराज के सामने हाथ फैला दिया। बोला, मैं उत्तर देने के पैसे लेता है। निकालो 5 स्वर्ण मुद्राएं, फिर बात करो। यदि तुम्हारा साथी भी कुछ जानना चाहे तो उसके भी 5 स्वर्ण मुद्राएं। तुम क्या बताओगे? वह सौदागर उसी तरह मुस्कुराता हुआ उन दोनों को मौन देखता रहा। उसके चेहरे पर निश्चिंतता थी और हाथ उसी तरह स्वर्ण मुद्राएं लेने के लिए बढ़े हुए थे। महाराज ने अपनी जेब से स्वर्ण मुद्राओं की थैली निकाली और उसमें से 10 के स्थान पर 11 स्वर्ण मुद्राएं गिनकर सौदागर के हाथ में रख दी। सौदागर ने एक स्वर्ण मुद्रा अपनी हथेली से निकालकर तल्खी के साथ महाराज के हाथ पर धर दी। सुल्तान बख्शिश नहीं लेता, देता है, ध्यान रखना। मैं मन का बादशाह है। पहली बार महाराज को अपने जीवन में ऐसा व्यक्ति मिला था जिसकी आवाज में ऐसा प्रभाव था कि उनका व्यक्तित्व उससे आच्छादित हो गया। उन्होंने मन ही मन सोचा, तो इसका नाम सुल्तान है। फिर मन में शंका हुई, कहीं यह कंधार का सुल्तान तो नहीं? नहीं नहीं, अगर ऐसा होता तो यह स्वयं को मन का बादशाह नहीं कहता। चाहे जो हो, आदमी है दिलचस्प। सुना, बातें बेचते हो? महाराज ने पूछा। सौदागर ने फिर अपनी हथेली आगे बढ़ाई और कहा, प्रति प्रश्न 1 स्वर्ण मुद्रा। एक व्यक्ति 5 प्रश्न केवल। महाराज ने 1 स्वर्ण मुद्रा उसकी हथेली पर रख दी।
सुल्तान फिर मुस्कुराया। महाराज कृष्णदेव राय इस अजीब सौदागर के अंदाज के कायल तथा उसके व्यक्तित्व और व्यवहार से सम्मोहित से हो गए। तेनालीराम चुपचाप उस व्यक्ति को देखता रहा। सुना, तुम कंधार से आए हो। हम लोग तुम्हारे सामने वाले कमरे में ठहरे हैं। तुम्हारे कमरे में गधों को देखकर तुमसे मिलने की इच्छा हुई। हम लोग कुछ दिन और रुकेंगे। तुम कब तक रुकोगे? सुल्तान ने अपनी हथेली फिर बढ़ा दी और महाराज को देखते हुए मुस्कुराता रहा। महाराज ने एक स्वर्ण मुद्रा उसकी हथेली पर फिर से रख दी। जब तक तुम दोनों की तरह तीन और उत्सुक सौदागर न आ जाए तब तक। महाराज ने उसकी हथेली पर एक स्वर्ण मुद्रा रखते हुए पूछा, तुमने अपने साथ इन गधों को क्यों रखा है? सुल्तान मुस्कुराया, यही मेरे अन्नदाता हैं। महाराज ने पूछा, कैसे? और एक स्वर्ण मुद्रा सुल्तान की हथेली पर रख दी। जो आता है वह इन गधों के बारे में ही बातें करता है, सुल्तान ने मुस्कुराते हुए कहा। महाराज ने एक स्वर्ण मुद्रा और उसकी हथेली पर रखी और पूछा, इन गधों में ऐसी क्या विशेषता है? आज का इंसान जिन सूक्ष्म तरंगों को व्यवहार में लाता है वह सब कुछ। जैसे पूछते हुए महाराज ने एक स्वर्ण मुद्रा बढ़ाई, मगर सुल्तान ने अपना हाथ वापस खींच लिया और महाराज के सामने 5 स्वर्ण मुद्राएं गिनकर अपनी जेब में रख लीं। महाराज समझ गए, अब सौदागर सुल्तान बातें नहीं करेगा। तब उन्होंने तेनालीराम की ओर देखा। तेनालीराम ने सौदागर की हथेली पर पहली स्वर्ण मुद्रा रखते हुए कहा, पहले गधे पर क्या लदा है? राजा महाराजा के उपयोग में आने वाला अत्याचार, सुल्तान ने उत्तर दिया। दूसरे गधे पर? तेनालीराम ने सुल्तान की हथेली पर एक स्वर्ण मुद्रा और रखी। पंडितों और विद्वानों के काम आने वाला अहंकार, सुल्तान ने उत्तर में कहा। तीसरी स्वर्ण मुद्रा हथेली पर रखते हुए तेनालीराम ने पूछा, और तीसरे गधे पर? सुल्तान ने उत्तर दिया, धनवानों के काम आने वाला ईर्ष्या भाव। चौथी मुद्रा सुल्तान की ओर बढ़ाते हुए तेनालीराम ने पूछा, चौथे पर? अधिकांश के उपयोग में आने वाली बेईमानी। तेनालीराम मुस्कुराया और एक स्वर्ण मुद्रा पुनः सुल्तान की हथेली पर रखते हुए कहा, और पांचवें गधे पर? औरतों के काम आने वाला छल, कपट और प्रपंच। तेनालीराम और महाराज उठकर उस सौदागर के कमरे से बाहर निकल आए। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। महाराज ने कहा, मूर्ख बन गए। तेनालीराम ने कहा, अरे नहीं महाराज, वास्तव में यह सौदागर बातों का धनी है और खड़ी बातें करता है। उसने अपने व्यवहार से समझा दिया था कि वह अपने ग्राहकों को गधा समझता है। उसने 2 गधों को खूंटे से बांधकर बता दिया कि हम दोनों उसके सम्मोहन में बंध चुके हैं। गधों को अन्नदाता बताकर उसने बात और साफ कर दी। उसने यह भी ठीक कहा कि जो भी आता है गधों से जुड़े प्रश्न ही करता है। युग की प्रवृत्तियों को उसने सूक्ष्म तरंग बताया। उसकी बातें साफ थीं और सच्ची थीं। कंधार से यहाँ आने के बाद वह केवल 5 जिज्ञासुओं से बातें कर लौट जाता है और इन 5 से उसे इतनी स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हो जाती हैं कि उसका गुजारा चल जाता है। लेकिन यह तो ठगी है, महाराज ने कहा। ठगी क्या महाराज? छद्मवेश में घूमना ठगी से कम है क्या? तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए पूछा और फिर कहा, मुझे तो इस व्यक्ति से मिलकर प्रसन्नता हुई जो बातें बेच रहा है और मुझ जैसों को और सजग होने के लिए प्रेरित कर रहा है। महाराज चुप हो गए। तेनालीराम मुस्कुराते हुए सोचने लगा, इस दुनिया में बुद्धि का उपयोग करने वाले निराले लोग भी हैं। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 2 फलियों की शिक्षा, नई मजेदार कहानी।
एक बार विजयनगर के सम्राट महाराज कृष्णदेव राय की इच्छा हुई कि वे अपने राज्य का भ्रमण करें और अपनी प्रजा के दुख सुख को स्वयं अपनी आंखों से देखें, ताकि उन्हें अपने राज्य के विकास की योजना बनाते समय उन जरूरी बातों का ध्यान रह सके जिनका अभाव अभी उनकी प्रजा अनुभव कर रही है। उन्होंने अपनी इच्छा तेनालीराम को बताई। तेनालीराम ने महाराज की बातें ध्यानपूर्वक सुनी। उसे महाराज की बातें अच्छी लगीं। उसने महाराज से कहा, महाराज, बहुत उत्तम विचार है। जितनी जल्दी हो सके राज्य भ्रमण का कार्यक्रम बना लें। ठीक है, कार्यक्रम बन जाएगा, मगर मेरी इच्छा है कि राज्य भ्रमण के दौरान तुम मेरे साथ रहो, महाराज ने कहा। तेनालीराम ने तत्काल उत्तर दिया, आपकी इच्छा मेरे लिए सर्वोपरि है महाराज। आप आदेश करें, मैं आपको हर क्षण उपलब्ध मिलूंगा। जल्दी ही महाराज के राज्य भ्रमण का कार्यक्रम बन गया। महाराज ने अपने साथ कुछ निंदे एवं विशेष रूप से प्रशिक्षित सिपाहियों का दस्ता रखा और तेनालीराम के साथ घोड़े पर सवार होकर राज्य भ्रमण के लिए निकल पड़े। पहले दिन ही संयोग ऐसा रहा कि राह में कोई बाजार नहीं मिला। घोड़े थक कर चूर थे। महाराज भी थकान का अनुभव कर रहे थे। उन्होंने तेनालीराम से कहा, मुझे लगता है कि अब शाम ढलने को है। हमें यहीं कहीं अच्छी जगह देखकर पड़ाव डालना होगा। भूख और प्यास से सभी बेहाल हैं। भोजन की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। तेनालीराम ने महाराज से कहा, महाराज, मुझे लग रहा है कि दाईं तरफ नजदीक में ही कोई नदी हमें मिल सकती है। आप भी अनुभव कर सकते हैं कि दाईं तरफ से जो हवा आ रही है उसमें शीतलता है। यह शीतलता नमी के कारण ही हो सकती है। महाराज ने तेनालीराम की बातें सुनकर दाईं तरफ अपने घोड़े को घुमाया और थोड़ी दूर तक मंथर गति से उसे दौड़ाया। इसके बाद उन्हें भी लगा कि तेनालीराम के अनुमान में सत्यता है और उन्होंने साथ चल रहे दस्ते को उसी दिशा में चलने का संकेत कर दिया। थोड़ी देर में ही वे लोग नदी के किनारे पहुंच गए। महाराज के निर्देश पर नदी किनारे तंबू गाड़े गए। घोड़ों को ले जाकर सिपाहियों ने नदी में पानी पिलाया। महाराज अपने तंबू में विश्राम की मुद्रा में लेट गए और तेनालीराम से कहा, तेनालीराम, अब भोजन का भी प्रबंध हो जाना चाहिए। ऐसा कहते समय वे अपने आसपास नजर दौड़ाते रहे। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक खेत दिखा जिसमें मटर की फलियां ही फलियां दूर तक दिखाई दे रही थीं। महाराज ने तेनालीराम से कहा, क्यों न आज हम लोग इन्हीं फलियों का आहार करें। विचार तो अच्छा है महाराज, तेनालीराम ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। महाराज ने कुछ सिपाहियों को बुलवाया और उनसे कहा, आज फलियों का आहार तुम लोगों को कैसा लगेगा। महाराज, इस बियाबान में जो कुछ भी मिल जाए वही उत्तम आहार है, एक सिपाही ने हिम्मत करके कहा। तो जाओ, सामने खेत में फलियां तैयार हैं, तोड़कर कुछ हम दोनों के लिए लाओ और तुम लोग भी खाओ। घोड़े तो मैदान में घास चर ही रहे होंगे। जैसी आज्ञा महाराज, कहकर सिपाही मुड़ने ही जा रहा था कि तेनालीराम ने हस्तक्षेप किया। ठहरो, फिर महाराज की ओर देखते हुए बोला, महाराज, मैं तो इस तरह फलियां ग्रहण नहीं करूंगा। आप इस राज्य के राजा अवश्य हैं, किंतु इस खेत के मालिक नहीं हैं। इस खेत का मालिक तो वही किसान होगा जिसने इस खेत में फलियां उगाई हैं, इसे अपने पसीने से सींचा है। बिना उसकी आज्ञा के इस खेत की एक फली भी तोड़ना अपराध है। और यह केवल अपराध ही नहीं है, अपितु राजधर्म के विरुद्ध चरण है, जो कि एक राजा को शोभा नहीं देता। महाराज को तेनालीराम की बात उचित लगी। उन्होंने सिपाही को निर्देश दिया, जाओ, इस खेत के स्वामी का पता लगाकर उससे आज्ञा लो।
यदि वह मिल जाए तो उससे कहना इस राज्य के राजा ने उसके खेत की फलियां मंगाई हैं। सिपाही जब उस खेत के मालिक का पता लगाते हुए उसके पास पहुंचा तो सिपाही को देखकर खेत का मालिक घबरा गया। किंतु जब उसे यह पता चला कि महाराज स्वयं उसके खेत के पास विश्राम कर रहे हैं और अपनी भूख मिटाने के लिए खेत से थोड़ी फलियां तोड़ने की आज्ञा चाहते हैं, तब उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। प्रसन्नता से उसका हृदय भर गया। मन ही मन वह विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय के प्रति श्रद्धा से भर गया। कितने महान हैं महाराज! स्वयं राजा हैं मगर मुझ जैसे गरीब किसान की मेहनत का सम्मान करते हैं। वे चाहें तो पूरे खेत की फलियां तोड़ लें, कौन रोक सकता है उन्हें, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। और इसी तरह की अनेक बातें सोचता हुआ वह दौड़ पड़ा उधर जिधर महाराज के विश्राम के लिए तंबू गाड़ा गया था। महाराज के पास पहुंचकर वह किसान साष्टांग दंडवत की मुद्रा में आया तथा महाराज से कहा, महाराज प्रजापालक, आपको देखकर मेरे नयन तृप्त हुए। यह राज्य आपका, यह खेत आपका, आप प्रजापालक, मैं आपकी प्रजा। मुझसे आज्ञा लेने की कोई आवश्यकता आपको नहीं थी, मगर फिर भी आपने एक गरीब किसान के श्रम का जो महत्व दिया है, उसके कारण सदियों तक पृथ्वी पर आपकी न्यायप्रियता की स्मृति रहेगी। इसके बाद वह किसान खुद सिपाहियों के साथ खेत में गया और फलियां तोड़कर महाराज के समक्ष श्रद्धापूर्वक प्रस्तुत किया और फिर महाराज से आज्ञा लेकर गांव लौट गया। पुनः थोड़ी देर के बाद वह आया। उसके साथ गांव के कुछ लोग थे जो अपने साथ तरह तरह के पकवान लाए थे महाराज के लिए और महाराज के अनुचरों के लिए। इतने सम्मान की कल्पना महाराज ने नहीं की थी। तेनालीराम यह सब देखकर मुस्कुरा रहा था। दूसरे दिन जब महाराज वहां से अगले पड़ाव के लिए कूच करने लगे तब तेनालीराम का घोड़ा उनके घोड़े के साथ साथ चल रहा था। महाराज कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से कहा, तेनालीराम, तुम्हारे कारण कल रात अच्छा भोजन प्राप्त हुआ, अब आगे देखें क्या होता है। तेनालीराम ने कहा, आगे भी अच्छा ही होगा। और महाराज, इस गांव के लोग वर्षों आपका गुणगान करेंगे और आपकी न्यायप्रियता एवं ईमानदारी की कथाएं कहेंगे, जबकि आप जानते हैं कि आपने इनका लिया ही है, दिया कुछ नहीं। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 3 कारगर तरकीब बहुत मजेदार कहानी। तेनालीराम अपनी मेधा के बूते विजयनगर के दरबार का सबसे लोकप्रिय सभासद बन चुका था। एक साधारण विदूषक ने इतनी तरक्की कर ली थी कि उसके सहकर्मी सभासद उससे ईर्ष्या करने लगे थे। तेनालीराम को किसी चीज का अभाव नहीं था। प्रायः दरबार में महाराज उसकी बातों से प्रसन्न होकर उसे कुछ न कुछ देते रहते थे। सहकर्मियों की ईर्ष्या का यही कारण था। एक दिन दरबार में इस बात की चर्चा आरंभ हो गई कि कोई किसी को कितनी बार मूर्ख बना सकता है, 1 बार, 2 बार या बार बार। अधिकांश सभासदों की राय थी कि कोई भी व्यक्ति किसी को 1 बार तो मूर्ख बना सकता है, बार बार नहीं। इस चर्चा में सभी सभासद बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे, मगर तेनालीराम इस चर्चा के प्रति उदासीन था और चुपचाप अपने आसन पर बैठा हुआ था। महाराज कृष्णदेव राय स्वयं इस चर्चा में रुचि ले रहे थे। अचानक उनका ध्यान इस बात की ओर गया कि तेनालीराम इस चर्चा में भाग नहीं ले रहा है तथा उदासीन भाव से अपने आसन पर इस तरह बैठा हुआ है मानो इस चर्चा का कोई अर्थ ही न हो। सारा दरबार एकमत हो गया कि कोई भी व्यक्ति किसी को 1 बार ही मूर्ख बना सकता है। स्वयं महाराज ने यह बात निष्कर्ष के रूप में कही, मगर तेनालीराम तब भी शांत रहा। शेष सभासद महाराज की हाँ में हाँ मिलाते रहे। जब महाराज ने देखा कि इस चर्चा के निष्कर्ष तक पहुंचने के बाद भी तेनालीराम शांत है,
तब उन्होंने पूछा, क्या बात है तेनालीराम, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम नहीं मानते कि कोई भी किसी को एक बार ही मूर्ख बना सकता है? तेनालीराम कुछ बोलता उससे पहले ही सारे सभासद हंस पड़े और उनमें से एक ने कटाक्ष किया, महाराज, तेनालीराम विद्वान हैं और वे हम सबको एक बार में मूर्ख बना सकते हैं, ऐसे में वे हमारी बात से सहमत क्यों होंगे? महाराज हंसते हुए पूछ बैठे, क्या सचमुच ऐसा है तेनालीराम? तुम एक बार में हम सबको मूर्ख बना सकते हो? तेनालीराम ने विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज, मैं ऐसा कोई दावा कैसे कर सकता है? आप अन्नदाता हैं, आप स्वामी हैं और मैं सेवक हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि अभी जो कुछ कहा गया है उससे मैं सहमत नहीं है। तभी एक सभासद ने कहा, महाराज, दरबार के निष्कर्ष को नहीं मानने का अर्थ यही है कि तेनालीराम मानते हैं कि एक आदमी एक ही साथ हम सबको मूर्ख बना सकता है। तेनालीराम को अब गुस्सा आने लगा था। उसने महसूस किया कि दरबार के सभी सभासद आज उसे निशाना बनाकर घेर रहे हैं और उसने जो नहीं कहा है वही स्वीकार करवाना चाहते हैं। वह असल में इस तरह की व्यर्थ की चर्चा में पड़ना नहीं चाहता था जिसके कारण मौन था। महाराज उसकी चुप्पी तोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तेनालीराम से सीधा सवाल किया, तो तेनालीराम, तुम यह मानते हो कि एक आदमी एक बार में पूरी सभा को मूर्ख बना सकता है? अब तक तेनालीराम मन ही मन कुछ विचार कर चुका था। उसने आसन से उठकर कहा, अपराध क्षमा हो महाराज, ऐसा हो सकता है। ठीक है, महाराज ने कहा, हमें प्रतीक्षा रहेगी। पर स्मरण रखना कि ऐसे प्रयास के समय तुम अकेले पड़ जाओगे और मेरे साथ सारे सभासद होंगे। सोचो तब भी क्या तुम हम सबको एक साथ मूर्ख बना दोगे? जी हाँ महाराज, विनम्रता से तेनालीराम ने कहा। सारे सभासद तेनालीराम के इस उत्तर से सन्न रह गए। उन्हें तेनालीराम के इस उत्तर का अनुमान ही नहीं था। उन्हें लगा कि तेनालीराम अपनी औकात भूल गया है। महाराज उसके इस उत्तर से अवश्य नाराज होंगे। तेनालीराम की अब खैर नहीं। दूसरी तरफ महाराज सोच रहे थे कि तेनालीराम में विशेष योग्यताएं हैं। वह याद कर रहा है कि महाराज सहित सारे सभासदों को एक बार में ही मूर्ख बनाया जा सकता है, तो उसके इस साहसपूर्ण उत्तर का आधार अवश्य होगा। तेनालीराम जैसा व्यक्ति कभी यूं ही अपना मान रखने के लिए कुछ नहीं बोलता। यह देखना रोचक होगा कि किस प्रकार वह एक साथ सभी सभासदों को मूर्ख बनाता है। उस दिन बात आई गई हो गई। दूसरे दिन से महाराज के दरबार में सामान्य दिनों की तरह ही कामकाज होने लगा। सभासद और महाराज तेनालीराम की बात को भूल गए। एक दिन तेनालीराम अपनी खाट झाड़ रहा था। घर में सफाई हो रही थी। खाट झाड़ने पर खाट से कुछ खटमल गिरे। खटमलों को देखकर तेनालीराम के मस्तिष्क में एक विचार कौंध गया और उसने उनमें से मोटे मोटे खटमलों को एकत्रित कर एक छोटी डिबिया में बंद कर लिया। रसोई से वह एक छोटी खरल, मूसली और एक छोटी चिमटी उठा लाया। इन सारी चीजों को उसने एक थैली में रख लिया। उसके होठों पर एक विचित्र मुस्कान तैर रही थी और आंखों में एक विशेष चमक थी। दूसरे दिन तेनालीराम अपने नियत समय से पहले बिस्तर से उठ गया और शीघ्रता से स्नानाध्यान करके राजदरबार की ओर चल पड़ा। जिस समय वह राजदरबार पहुंचा, उस समय वहां कोई नहीं आया था। उसने थैली से डिबिया निकाली और उसका ढक्कन खोलकर उसमें रखे खटमल महाराज के आसन पर उलट दिए। फिर उसने डिबिया देखी। सारे खटमल महाराज के सिंहासन पर उड़ेले जा चुके थे और डिबिया खाली थी। इसके बाद तेनालीराम अपने आसन पर जा बैठा।
धीरे धीरे सभासद आने लगे। दरबार भरने लगा। थोड़ी देर बाद दरबार के सारे आसन भर गए। महाराज भी आए और सभा की कार्रवाई शुरू हो गई। सभा की कार्रवाई अभी थोड़ी देर ही चली थी कि महाराज को एक खटमल ने काट लिया। महाराज ने पहलू बदला। थोड़ी राहत महसूस की कि फिर खटमल ने उन्हें काट लिया। थोड़ी ही देर में महाराज बेचैन हो उठे। खटमलों के काटने से वे परेशान थे। उन्होंने चीखकर क्रोध भरे स्वर में पूछा, मेरे आसन पर खटमल कहाँ से आ गए? एक सभासद ने कहा, महाराज, खटमल तो कहीं से भी आ जाते हैं और आ गए तो जिस खाट खटिया में पनाह लेते हैं उसे छोड़ते भी नहीं। मानव रक्त ही इनका आहार होता है, इसलिए ये ऐसी ही जगह पर बसेरा बनाते हैं जहां मनुष्य बैठता है या सोता है। आप में से कोई इन खटमलों से बचने का उपाय जानता हो तो कुछ करे। सभासद मौन हो गए। थोड़ी देर तक आपस में धीमे धीमे बातें करने के बाद एक सभासद ने कहा, सिंहासन पर गर्म पानी उड़ेलने से थोड़ी राहत मिल सकती है। महाराज खटमलों के काटने से परेशान हो उठे थे, जिसके कारण उन्होंने आवेश में कहा, राहत नहीं, छुटकारा चाहिए। स्थायी निदान बताएं। सभासदों को मानो सौंप संघ गया। अब कहीं से फुसफुसाहट भी नहीं उभर रही थी। सबको मौन देखकर तेनालीराम अपने आसन से उठा, महाराज, मेरे पास इस समस्या से मुक्ति का एक रामबाण निदान है, जिसे आजमाया जाए तो खटमलों से मुक्ति मिल जाएगी। एक लगनशील व्यक्ति मेरे इस रामबाण निदान से करोड़ों खटमलों को मार सकता है। सभासद तेनालीराम की बात सुनकर चैंक पड़े। महाराज ने तेनालीराम की ओर अविश्वास से देखा और पूछा, क्या ऐसा हो सकता है तेनालीराम? जी हाँ महाराज, मेरे इस रामबाण तरकीब को आजमा कर देखें। मेरी बात गलत साबित हो जाए तो मैं एक भी स्वर्ण मुद्राएं दंड के रूप में राजकोष में जमा कराने का वचन देता हूं। महाराज ने कहा, ठीक है तेनालीराम, तुम अपनी तरकीब आजमा कर दिखा दो। लेकिन महाराज, यदि मेरी तरकीब ठीक निकली तब मुझे क्या मिलेगा? तेनालीराम ने पूछा। महाराज ने तेनालीराम की ओर देखते हुए कहा, मैं और इस दरबार के सारे सभासद मिलकर तुम्हें एक भी स्वर्ण मुद्राएं देंगे। अब तेनालीराम महाराज के आसन के पास गया और आसन को थोड़ा उठाकर झटके से छोड़ा। एक दो खटमल झटके के कारण आसन से गिरे। तेनालीराम ने अपनी थैली से चिमटी निकाली और एक खटमल को पकड़कर खरल में डाला और मूसली से उसे कुचल दिया। फिर कहा, महाराज, यही है वह रामबाण तरकीब। आप चाहें तो इस तरह पकड़कर करोड़ों खटमलों को मारकर उनसे छुटकारा पा सकते हैं। अरे, यह तो ठगी है, महाराज ने चकित होकर कहा। तेनालीराम ने विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज, मैंने इस भरी सभा में जो बात कही उसका अक्षरशः प्रयोग किया और जिस रामबाण विधि का प्रदर्शन किया उसे कोई गलत साबित नहीं कर सकता। इसलिए मैं शर्त जीत चुका है। आगे आपकी इच्छा। महाराज ने स्वीकार कर लिया कि तेनालीराम शर्त जीत चुका है तथा उसे तत्काल राजकोष से एक भी स्वर्ण मुद्राएं देने का निर्देश देते हुए उन्होंने राज्य कोषागार के प्रधान से कहा, सभासदों के मासिक वेतन से इसकी आधी राशि प्राप्त कर ली जाए। सभी सभासदों के वेतन से समान राशि काटी जाए। क्यों? उन्होंने सभासदों की ओर उनकी सहमति जानने के लिए प्रश्न किया। सभी सभासदों ने कहा, ठीक है महाराज, हमें स्वीकार है। इसके बाद पुनः अपने आसन से तेनालीराम उठा और ऊंचे स्वर में कहा, महाराज, धृष्टता क्षमा करें। कुछ दिन पूर्व इसी सभा में मुझसे प्रमाणित करने के लिए कहा गया था कि एक आदमी महाराज सहित पूरी सभा को मूर्ख बना सकता है। इसी शर्त को आज मैंने साबित किया है।
मुझे इन एक भी स्वर्ण मुद्राओं की कोई आवश्यकता नहीं है। कृपया अपना निर्देश वापस ले लें। फिर वह महाराज के आसन के पास गया और महाराज से थोड़ी देर के लिए आसन छोड़ने का अनुरोध किया। महाराज समझ गए कि तेनालीराम आसन से खटमलों का सफाया करने के लिए उपस्थित हुआ है। तेनालीराम जानता था कि खटमल थोड़ी देर पहले ही आसन पर रखे गए हैं, इसलिए अभी वे अपने छुपने का स्थान नहीं बना पाए होंगे। उसने आसन पटक कर खटमलों को उससे निकाला और उन्हें कुचलकर मार डाला। महाराज ने भरी सभा में तेनालीराम की मानसिक क्षमता की सराहना की और वह एक बार फिर सभासदों पर भारी पड़ा। दोस्तों, वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर कर दे। 4 बहुभाषी और तेनालीराम नई मजेदार कहानी। महाराज कृष्णदेव राय विद्वत्ता प्रेमी थे। स्वयं स्वाध्याय करते और स्वाध्यायियों की सराहना भी करते। उनके दरबार में प्रायः विभिन्न राज्यों के विद्वान आते और अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन कर उनसे उपहार आदि प्राप्त करते। विद्वानों को समात करते समय महाराज को आंतरिक प्रसन्नता होती। एक बार महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में एक ऐसा भाषाविद पहुंचा जो भाषा के विकास पर विशेष अध्ययन कर चुका था तथा स्वयं 6-7 भाषाएं मातृभाषा की तरह बोल सकता था। उसने महाराज के सम्मुख उपस्थित होकर कहा, महाराज, मैं इस देश में बोली जाने वाली प्रायः समस्त बोलियों और भाषाओं का ज्ञाता है और अनेक भाषाओं पर मेरा मातृभाषा की तरह अधिकार है। आपको मेरी बातों पर विश्वास हो जाए, इसके लिए आपके सामने मैं यही बातें विभिन्न भाषाओं में दोहराता है। पहले तमिल में और वह फर्टीदार तमिल में वही बातें बोलने लगा। सभी सभासद चमत्कृत से उसे देखने लगे। अब तेलुगु, और तेलुगु में भी वह बड़ी सहजता से बोल गया वही बातें। सभासदों को उसके इस भाषा ज्ञान पर घोर विस्मय हुआ। महाराज भी उस विद्वान के भाषा ज्ञान पर चकित थे और वह बोले जा रहा था। कभी कन्नड़, कभी उड़िया, कभी मराठी तो कभी गुजराती। महाराज ने स्वीकार कर लिया कि इस विद्वान के पास अद्भुत सामर्थ्य है। सभासद उसकी सराहना के लिए तालियां बजाने लगे। इसके बाद उस विद्वान ने महाराज से कहा, महाराज, अब आपके सभासद इस देश के किसी भी क्षेत्र में बोली जाने वाली किसी भी बोली में, किसी भी भाषा में बात कर सकते हैं। मैं उनकी बातों का जवाब उनके द्वारा बोली गई भाषा में ही दूंगा। महाराज ने सभासदों को विद्वान से बातें करने का संकेत कर दिया। इसके बाद तो सभा में रह रहकर विभिन्न बोलियों में उस विद्वान से बातें होती रहीं और वह सभासदों द्वारा बोली जाने वाली भाषा में ही जवाब देता। महाराज, तेनालीराम और सभासद सभी उस विद्वान के इस गुण की सराहना कर रहे थे। सभा भवन में एक भिन्न किस्म का माहौल था। इसी सराहना और उल्लास के स्वरों के बीच उस विद्वान ने सभासदों की ओर देखते हुए महाराज से कहा, महाराज, अब मेरी एक चुनौती है। सभा भवन में उपस्थित किसी भी सभासद को या सभी सभासदों को कि इनमें से कोई भी यदि मेरी मातृभाषा बता दे तब मैं उसको एक भी स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा। यदि कोई भी ऐसा न कर सके तब आप मुझे एक भी स्वर्ण मुद्राएं देकर विदा करेंगे। सभासदों के बीच सन्नाटा छा गया। महाराज भी मुश्किल में थे। वे भी नहीं समझ पाए कि यह विद्वान आखिर कहाँ का रहने वाला हो सकता है और कौन सी भाषा इसकी मातृभाषा हो सकती है। उन्होंने तेनालीराम की ओर देखा। तेनालीराम भी शांत था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उस विद्वान ने सभी के ऊपर भरपूर अष्टि डाली और बोला, महाराज, मैं सभी की सुविधा के लिए बारी बारी से विभिन्न भाषाओं में बोल रहा है ताकि यह अनुमान लगाना आसान हो जाए कि मेरी मूल मातृभाषा कौन सी है।
उस विद्वान के बोल लेने के बाद सभा भवन में ऐसा सन्नाटा छा गया कि मानो वहां कोई हो ही नहीं। महाराज ने फिर तेनालीराम की ओर देखा। तेनालीराम ने महाराज से कहा, महाराज, मैं इस विद्वान की मातृभाषा बता दूंगा, मगर इन्हें एक दिन के लिए नहीं, एक रात के लिए मेरा अतिथि बनकर रहना होगा। महाराज ने कहा, क्यों तेनालीराम, अभी ही क्यों नहीं बताते? बस यूं ही महाराज, मेरी इच्छा है कि मां सरस्वती के इस वरद पुत्रा की सेवा का अवसर मुझे प्राप्त हो, तेनालीराम ने कहा। विद्वान व्यक्ति सम्मान का भूखा होता है। सम्मान मिलने से उसके अहंकार को संतुष्टि मिलती है। इस विद्वान को तेनालीराम का प्रस्ताव पसंद आया। उसने महाराज से कहा, महाराज, मैं यह आतिथ्य ग्रहण करने के लिए तत्पर हूं, लेकिन शर्त है कि यदि ये मेरी मातृभाषा नहीं बता पाए तो इन्हें एक भी स्वर्ण मुद्राएं मुझे इन सभी सभासदों के समक्ष ही देनी पड़ेगी। तेनालीराम ने कहा, महाराज, मुझे इन जैसे विद्वान के साहचर्य और सान्निध्य के लिए इनकी यह शर्त स्वीकार है। फिर तेनालीराम उस विद्वान के साथ अपने घर आ गया। उस दिन की सभा विसर्जित हो गई। तेनालीराम के घर पर उत्सव जैसा माहौल था। उसके सगे संबंधी, इष्टमित्र सभी बुलाए गए थे। शाम ढल चुकी थी। तेनालीराम के द्वार पर कई मशाल जलाकर प्रकाश किया गया था। तेनालीराम ने अपने पड़ोसियों को भी सूचित किया था कि उसके घर एक ऐसा विद्वान आया हुआ है जिससे वे चाहे जिस बोलिया भाषा में बात करें, वह उन्हें उसी बोली में उत्तर देगा। देर रात तक तेनालीराम के दरवाजे पर लोगों का मजमा लगा रहा। विद्वान जब थककर चूर हो चुका तब तेनालीराम ने लोगों को विदा किया। उसने विद्वान को खूब मीठे पकवान खिलाए जिसके कारण विद्वान को नींद आने लगी। तेनालीराम ने उसके सोने की व्यवस्था अलग कमरे में कराई। जब विद्वान सो गया तब तेनालीराम ने एक सेवक को एक बर्तन में गर्म पानी दिया और कहा, तुम जाओ और जाकर उस सोए हुए अतिथि के एक पांव पर यह गर्म पानी उड़ेल आओ। इसके बाद जो कुछ भी होगा उससे मैं निपट लूंगा। सेवक डरता हुआ विद्वान वाले कमरे में गया। थोड़ी ही देर में विद्वान की चीख और कन्नड़ में उसके बोलने की आवाज सुनकर तेनालीराम उसके कमरे में पहुंचकर विद्वान से पूछा, क्या हुआ? विद्वान उस समय घबराया हुआ था। विद्वान ने तेनालीराम से कहा, तुम्हारे सेवक ने मेरे ऊपर गर्म पानी डाल दिया। यह सुनकर तेनालीराम ने चीखकर अपने सेवक को आवाज लगाई, रामलिंगम, इधर आओ। सुनो, हमारे माननीय अतिथि क्या कह रहे हैं। रामलिंगम ने कहा, स्वामी, मैं आपकी दवा के लिए गर्म पानी लेकर आ रहा था। हाथ में गर्म पानी लेकर जब मैं दवा लेने के लिए इस कमरे में आया तो मेरा पांव पलंग के पाए से टकरा गया और कटोरे से थोड़ा पानी छलककर इनके पांव पर गिर गया जिसके कारण ये जग गए और मैं इनके क्रोध से बचने के लिए डरकर बाहर भाग गया। तेनालीराम ने हाथ जोड़कर अतिथि से क्षमा याचना की और उसके पांव को ठंडे पानी से धोकर उस पर आलू के गूदे का लेप लगाया जिससे अतिथि की जलन शांत हो गई और वह शांति से सो गया। दूसरे दिन तेनालीराम अपने विद्वान अतिथि के साथ महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में उपस्थित हुआ। महाराज और सभी सभासद मानो उनकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। तेनालीराम और विद्वान अतिथि द्वारा आसन ग्रहण कर लेने के बाद महाराज ने सभा की कार्रवाई शुरू कराई। विद्वान ने उठकर कहा, महाराज, मैंने तेनालीराम की शर्त पूरी कर दी है। अब आप तेनालीराम को कहें कि शर्त के अनुसार वे मेरी मातृभाषा बताएं या मुझे एक भी स्वर्ण मुद्राएं देकर विदा करें। महाराज ने तेनालीराम से पूछा, क्यों तेनालीराम, तुम अब बताओगे कि अतिथि की मातृभाषा क्या है? जी हाँ महाराज,
हमारे अतिथि की मातृभाषा कन्नड़ है। यह सुनना था कि वह विद्वान अपने आसन से उठकर आश्चर्य से तेनालीराम को देखने लगा। फिर उसने हाथ जोड़कर स्वीकार कर लिया, मेरी मातृभाषा कन्नड़ ही है। उसने यह भी कहा, महाराज, मैंने आपके दरबार की प्रशंसा तेनालीराम के कारण ही सुनी थी। मुझे एक भी स्वर्ण मुद्राएं इन जैसे प्रतिभा संपन्न व्यक्ति को भेंट करते हुए हार्दिक प्रसन्नता होगी। यह कहते हुए उसने तेनालीराम को एक भी स्वर्ण मुद्राएं सौंपने की तत्परता दिखाई। सभाकक्ष तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, किंतु तेनालीराम ने यह कहते हुए यह धन लेने से मना कर दिया कि विद्वान उनका अतिथि है। अतिथि का सम्मान करना हमारी परंपरा है। अतिथि से कुछ प्राप्त करने की लालसा हमें नहीं होती। सभाकक्ष में बैठे सभी व्यक्ति तेनालीराम के इस इनकार से हतप्रभ रह गए। वह विद्वान तेनालीराम से इतना प्रभावित हुआ कि अपने ज्ञाता होने के अहंकार से मुक्त होकर तेनालीराम के चरण छू लिए तथा कहने लगा, तेनालीराम, आप जैसे व्यक्ति से मिलकर मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं जीवन पर्यंत आपकी प्रतिभा और अतिथि सम्मान की भावना को नहीं भूल पाऊंगा। ऐसा कहकर विद्वान महाराज कृष्णदेव राय के दरबार से बाहर आ गया। उसके जाने के बाद महाराज ने तेनालीराम से यह जानना चाहा कि उसने कैसे जाना कि उस विद्वान की मातृभाषा कन्नड़ ही है। तेनालीराम ने हंसते हुए महाराज को रात की घटना सुना दी तथा कहा, महाराज, आदमी चाहे जितनी भी भाषाओं का ज्ञाता हो, वह अचानक मिली पीड़ा की उत्प्रेरणा से अपनी मातृभाषा में ही चीखेगा। मैंने इसी सूत्र के सहारे यह जान लिया कि विद्वान की मातृभाषा कन्नड़ है। दोस्तों, ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। 5 स्वर्ण मूषक पुरस्कार, नई मजेदार कहानी। महाराज कृष्णदेव राय अपने दरबार के सभी सभासदों को विशेष महत्व देते थे, किंतु फिर भी सभासदों को प्रायः ऐसा लगा करता था कि महाराज तेनालीराम पर अधिक कृपालु हैं और उसे ऐसा मौका दे दिया करते हैं कि वह शेष सभी सभासदों पर भारी पड़ता है। इसलिए आम सभासद ऐसे अवसरों की तलाश में रहते थे जिसमें तेनालीराम का मजाक उड़ाया जा सके। एक दिन महाराज का दरबार लगा हुआ था। आम दिनों की तरह ही राज्यसभा की कार्रवाई चल रही थी। तभी महाराज ने एक अजीब सी गंध उठती महसूस की। उन्होंने सभासदों से पूछा, क्या उन्हें कोई दुर्गंध महसूस हो रही है? सभी सभासदों ने बिना सतर्कता से दुर्गंध अनुभव करने की कोशिश किए ही कहा, नहीं महाराज। लेकिन तेनालीराम अपने आसपास की हवा को महसूस करता हुआ बोला, हाँ महाराज, ऐसी गंध मरे चूहे के शरीर में सड़न उत्पन्न होने के कारण पैदा होती है। लगता है कहीं आसपास ही कोई चूहा मरा पड़ा है। महाराज ने सेवकों से अविलंब चूहे की खोज करने के लिए कहा। थोड़ी ही देर में एक सेवक ने मरा चूहा दृढ़ निकाला और उसे लेकर महाराज के पास चला आया। महाराज सेवक पर नाराज हो गए। उन्होंने कहा, ठीक है, तुमने इसे खोज निकाला, मगर इसे यहां लाने की आवश्यकता क्या थी? कहीं फेंक आते, फिर मुझे आकर सूचना दे देते। मैं इस चूहे का क्या करूंगा? सेवक डर से थरथर कांपने लगा। तभी एक दरबारी ने कहा, महाराज, आप चाहें तो चूहा इस दरबार के सबसे विद्वान सभासद तेनालीराम को भेंट कर सकते हैं। आपने उसे तरह तरह के उपहार दिए हैं, आज मरा चूहा ही सही। उस दरबारी की बात पर सभी सभासद ही करने लगे। बोलने वाला सभासद इस दरबार में मस्खरा सभासद माना जाता था, इसलिए महाराज ने उसकी बातें अनसुनी कर दीं। मगर तेनालीराम इस सभासद की बातों में छुपे कटाक्ष से तिलमिला गया और तत्काल अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, माननीय सभासद,
यदि महाराज ने मुझे यह चूहा उपहार में दिया तो मैं इसे आदर के साथ ग्रहण करूंगा। ऐसे भी चूहा विकल्पों का प्रतीक है। भगवान गणपति का वाहन ऐसे ही नहीं बन गया है। महाराज तेनालीराम के प्रतिवाद पर मुस्कुरा उठे और बोले, मरे चूहे का तुम क्या करोगे? यदि आपने मुझे यह चूहा भंट किया तब मैं यह समझेंगा कि आप मेरी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते हैं और यह परीक्षा देने के लिए मैं इस चूहे से व्यापार करूंगा। महाराज तेनालीराम ने कहा। मरे चूहे से व्यापार? यह तुम कैसे कर सकते हो? तेनालीराम महाराज ने पूछा। महाराज, संसार की प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई उपयोग है। कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं है। मैं इस मरे चूहे को किसी सपेरे को बेच आऊंगा और उससे गुड़ खरीद लूंगा। इन दिनों गर्मी का मौसम है। मैं उस गुड़ को पानी में मिलाकर मीठा पानी बेचेंगा। मीठा पानी बेचने से जो पैसे मिलेंगे उससे चना खरीदूंगा और चना बेचकर चना से बने पकवान, सत्तू, गुड़चना आदि बेचकर अच्छा पैसा कमाऊंगा और उन पैसों से कोई बड़ा रोजगार आरंभ करूंगा। तेनालीराम ने कहा। महाराज तेनालीराम की बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और सभासदों से कहा, तेनालीराम की यही तर्क बुद्धि उसे तेनालीराम बनाती है। ऐसी तर्क बुद्धि आम इंसान में प्रायः दुर्लभ है। हमें इस बात का गर्व है कि हमारे दरबार में तेनालीराम जैसा बुद्धिमान सभासद है। मैं आज इसके उत्तर से इतना संतुष्ट हैं कि इसके लिए स्वर्ण मूषक पुरस्कार की घोषणा करता है तथा राज्य के कोषाध्यक्ष को आदेश देता है कि तेनालीराम को पुरस्कृत करने के लिए 5 तोले सोने का चूहा बनवाकर दरबार को यथाशीघ्र सौंपे। महाराज के इस आदेश का पालन हुआ। उस दिन दरबार में महाराज ने तेनालीराम को सोने का चूहा पुरस्कार में देकर उसे अपने गले से लगा लिया। तेनालीराम के आलोचकों को महाराज की ओर से दिया गया यह एक करारा जवाब था। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और यह वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कर दे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।